Audio Jungle. दोस्तों, मैं रिपोर्टर दिलीप मिश्रा और आज हमारे साथ जो है जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के एन ओझा जी हैं। और लोग जो है लोकल में इनको के एन ओझा के नाम से जानते हैं। और इनसे आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय में बात करने जा रहे हैं। और सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। हर वर्ष नेत्र शिविर का जो है अपने जनसत्ता दल के तरफ से जो है कार्य करते हैं। और कुछ उसमें गरीब लोग हो गए, जो जागरूक लोग हैं वो तो पहुंचते हैं, लेकिन जो जागरूक लोग नहीं है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनको आप हमारी तरफ संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि बाकायदे इसका व्यापक रूप में प्रचार किया जाता है और सारे वर्कर्स का नेटवर्क हमारा हर गांव में है, पूरे जनपद में है। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होते हैं और हैंडबिल वगैरह लगाई जाती है। प्रचार पूरा करते हैं हम और सूचनाएं करीब करीब लोगों को मिल जाती हैं। और यही नहीं, सिर्फ गरीब शब्द जो है इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसमें जो सक्षम भी हैं, चूंकि इम्पोर्टेड लेंस आता है वो लगता है, सारी 5 स्टार सुविधाएं रहती हैं उनकी, तो बिल्कुल 5 स्टार सुविधा के साथ उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद उनको अपने यहाँ रखा जाता है। बाद में उनको कुछ उपहार देके, जैसे जाड़े का सीजन चल रहा है तो कंबल वगैरह वितरित करके सबको, तो फिर उनकी विदाई होती है। तो सूचनाएं करीब करीब हो जाती हैं। और 4 कैंप लगते हैं। देखिए, मैं एक बात और बता दूं आपको, 4 कैंप लगते हैं। अभी पहला कैंप लगा 16 को हदगवां कुंडा ब्लॉक का, 23 को लगेगा बागरा। ऐसे 4 कैंप लगते हैं। तो जो लोग मिस कर जाते हैं वो दूसरे कैंपों में आ जाते हैं। इसलिए 4 कैंप आदरणीय राजा भैया लगवाते हैं कि कोई कहीं से मिस हो जाए। गैर जनपदों से बहुत से पेशेंट आते हैं। अच्छा। और सर, जैसे कि हर वर्ष जो है माननीय राजा भैया जी 101 शादी, 105 शादी, 110 शादियां तक मतलब हमने देखा है नेट पे जो भी जारी है। तो अगर कोई भी आदमी अगर आप लोगों से जुड़ना चाहता है कि हमारा खेत जो है गिरवी ना रखा जाए और कैसे भी करके हम माननीय जी के पास पहुंच जाएं और हमारा भी विवाह जो है हो जाए, तो इसके लिए जो है आप लोग कैसे जागरूक करते हैं लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये सूचनाएं हैं पूरे क्षेत्र में, सभी लोग जानते हैं और वो अपनी एप्लीकेशंस देते हैं। शर्त उसकी क्या होती है कि लड़की एडल्ट हो, 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। और लड़की वाला बर अपने आप ढूंढता है। बर की व्यवस्था हमारे तरफ आदरणीय राजा भैया की तरफ बर नहीं, बर का कोई ऑप्शन नहीं, बर का ऑप्शन आपका है। तो सारे लोगों को सूचनाएं रहती है। साल भर लोग एप्लीकेशन देते हैं, शादी तो एक बार होती है, एप्लीकेशन जमा रहती है। और उसके बाद फिर उसका थोड़ी सी जांच हम लोग बहुत हल्की फुल्की करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने लालच में आके दोबारा शादी कर ली। उनकी शादी हुई है, एप्लीकेशन दिए, और उसके बाद दहेज के चक्कर में, क्योंकि दहेज बहुत लंबा चौड़ा दहेज दिया जाता है, तो उसके चक्कर में तो अब थोड़ा सा वेरिफिकेशन हमारे वर्कर्स करते हैं उसका। जैसे सर, अभी जो है आईपीएस जसबीर सिंह को लेकर जो है बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ी हैं कि माननीय जी को जो है इन्होंने गिरफ्तार किया था, इसलिए जो है बर्खास्त हो गए, या कई चीजें जो हो रही हैं। तो इसका जो है आपका क्या कहना है इसमें, जो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको एक बात बताऊं, सिलसिलेवार, और मैं जो भी कहूंगा ऑन रिकॉर्ड है, हुआ कुछ नहीं था। हुआ था एक हरिराम समथिंग करके यादव जी थे वकील साहब, उनका कुछ मामला था, मारा, फिर वकीलों ने प्रदर्शन किया, उनको मूत पिलवा दिया था वकील साहब को प्रतापगढ़ में। और उस समय कोई नहीं आया। वो लोग राजा को, वकील एसोसिएशन और इन लोगों ने कांटेक्ट किया, राजा गए, वो उनकी राइवलरी यहाँ शुरू हो गई। दूसरी घटना क्या घटी कि राजा भैया का दरबार लगता ही लगता है, आप लोग जानते हो। एक दिन दरबार में 4-5 लेडीज आई और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जबलपुर से आई हूँ और हमारे पतियों को प्रतापगढ़ में जसबीर सिंह ने बंद कर दिया है, खाल वगैरह क्या क्या करके, और हम उसमें जो है कुछ हम लोग मतलब फर्जी है। चलिए कोई बात नहीं। राजा ने कहा ठीक है, उनकी मदद की। मदद का नतीजा ये हो गया कि मुकदमे चालू कर दिए दुनिया भर की चीज। तो वो बात गहरी होती चली गई। तो आदरणीय राजा भैया ने जांच करवाई। हुआ क्या था, आपको मैं घटना बता दूं। वहां एरोड्रम का कोई ठेका था जिसको रब्बू यादव, देखिए एक यादव उधर, एक यादव इधर, और सारे यादव किधर। आज पीडीए चीडीए मीडिए दुनिया भर की जो भी चीजें हो रही हैं, ये सब फायदे के लिए नेता लोग करते हैं, किसी की मदद नहीं करते। तो एक यादव का प्रकरण आया वकील साहब का। दूसरा, रब्बू यादव पहलवान भी थे वहां के,
अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्टर और रईस लोगों में उनकी गिनती थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और सम करके मिस्टर हुंडल थे, एक्स मिलिट्री मैन थे, उनके रिश्तेदार थे, वो उसको लेना चाहते थे। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट किया, ये गए वहां, ये आउट ऑफ वे जाके काम करता था, कहीं भी चला जाए तो गया वहां, उन लोगों से दोस्ती बनाई, खूब बढ़िया दोस्ती बना लिया। दोस्ती बना के एज ए गेस्ट इनको बुलाया जी। और जब ये आए तो मानधाता के पास जो गजेड़ा का जंगल है वहां पे दिखा के एक मारुति में 8 या 9 लोग या 10 लोग दिखा के कि इसमें खालें थी जो कि प्रतिबंधित हैं, उसको दिखा के इनके ऊपर मुकदमा किया और जेल में डाल दिया। ये तो है वहां की कहानी जी। लेकिन जब मामला चल गया तो फिर राजा भैया के अप्रोच से और आदरणीय हमारे एमएलसी साहब अक्षय प्रताप जी, गोपाल भैया, इन्होंने उसकी पैरवी करी। तो वहां के आईजी स्तर के अफसर ने एमपी के उसकी जांच की। जांच में इनके खिलाफ जांच में इनके खिलाफ चार्जशीट लग गई। ये हाईकोर्ट गए, जबलपुर हाईकोर्ट। तो उन्होंने कहा ये एजेंसी प्रभावित है, प्रभाव से इन्होंने जांच किया है। तो हमारे वकील काले साहब थे, हमारे वकील इन द सेंस जो अरविंद राजा भैया की तरफ से वकील थे, उनकी मदद के लिए उन्होंने कहा भी सीबीआई से अच्छी तो कोई एजेंसी नहीं है। हाई जज ने, माननीय न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश कर दिया। फिर व्यापक सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच में ये गायब थे, तमाम पेट्रोल डीजल निकालने के लिए इनकी दस्तखतें होती थी, वो सब नहीं थी, दुनिया भर की चीजें, वो टेक्निकल उन लोगों ने पकड़ा, डीएम से को ट्रेस किया, डीएम से लिया, पुलिस लाइन गए, ए टू जेड इनकी पूरी लोकेशन उन्होंने फाइनल कर दिया कि तुम गलत ढंग से गए और इनको ले आए और गलत इनको फंसाया। फिर इनको 2 साल की सजा और 2000 रुपया जुर्माना हुआ। होम डिपार्टमेंट में, जैसा कि हमारे माननीय अक्षय प्रताप जी पहले भी बयान दे चुके हैं, फिर उस पर कार्रवाइयां हुई, वो चलती रही, सरकारी महकमा है, न चलता रहा, अल्टीमेटली वो नौकरी से निष्कासित हो गए। तो राजा भैया का इनका कोई मतलब नहीं था तो जनता के लिए जो भी विवाद हुआ वो जनता की वजह से हुआ, पब्लिक के लिए हुआ, हमारा इनका कोई व्यक्तिगत कोई मतलब ही नहीं था। और सर, जैसे कि आप जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके माध्यम से जो है अपने प्रतापगढ़ जिले के जनता को जो है, जैसे इस समय किसान जो है गेहूं की बुआई हो चुकी है और गेहूं को जो है देखते हुए जो है जानवरों से लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा। तो आप जो है जो जानवर छोड़ते हैं तो छोड़ने वाले तो हम ही आप लोग हैं, तो इसमें उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी तरफ से? सिर्फ इतना संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी लोग, आज आप देखिए कि गोवंश जो घूम रहा है, साढ़ की बात आप जाने दो, जो गोवंश घूम रहे हैं ये हम ही लोग छोड़ते हैं जी। दूध करके छोड़ दिया, फिर कोई बढ़िया मिला उसको पकड़ लिया, तो पहली गलती तो हमारी अपनी खुद की है, हम उसको छोड़ते हैं। इसके लिए हमारे गांव के लोगों को, ग्रामवासियों को जागरूक होना चाहिए कि अगर हमारा पड़ोसी छोड़ता है तो उसको दंडित किया जाए। सामाजिक दंड का मतलब सामाजिक बहिष्कार तक उसका कर दिया जाए, क्योंकि जो भी समस्या है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि योगी जी ने व्यवस्था बहुत लंबी करी है, लेकिन हम ही लोग पब्लिक हैं, उन्होंने गौशाला खुलवाए, उसके पैसे देते हैं, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन उसका ईमानदारी से नहीं करते हैं, नहीं तब भी ये समस्या नहीं आवे। लेकिन हम उसके लिए यही संदेश देना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप अपने गोवंश को दूध जब देना बंद करे तो छोड़िए मत, उसकी सेवा करिए, क्योंकि उसका गोबर मिलेगा, उससे कितनी बढ़िया खाद आती, पता नहीं किसान लोग क्यों छोड़ देते हैं। और जैसे कि जनसत्ता दल का जो है गठन 2018 में हुआ, हाँ, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जितनी बातें आपने करी है उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने बोल दिए हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है, और जैसे राजा भैया 93 में आए, जब से राजनीति में आए हो, उन्होंने डेवलपमेंट के साथ साथ जो विकास होते हैं, ये सतत प्रक्रिया होती है, सड़क बनेगी, नाली बढ़ेगी, खड़ंजा बनेगा, बिजली लगेगी, ये सब चीजें होती रहती हैं। उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किया। अब आप 30 साल में, आप तो बच्चे हैं अभी, उस एज का अगर कोई आदमी रहा होगा तो उन्होंने सोशल सामंजस्य, आपस में जातिवाद यहाँ से उन्होंने मिटाया था। उस समय बहुत जबरदस्त जातिवाद चल रहा था, बहुत ज्यादा चल रहा था, उसको उन्होंने काफी कम किया और लोगों को शक्ति प्रदान करी। अपनी लड़ाई अपने आप कुछ लड़ो, कॉन्फिडेंस पैदा करो, और एजुकेशन के लिए बहुत ढेर सारी व्यवस्थाएं उन्होंने करी।
और शिक्षित हो जाओ, क्योंकि शिक्षित रहोगे तब आगे बढ़ोगे, और जब आगे बढ़ जाओगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। और शिक्षा नहीं है तो आप बेरोजगारी बेरोजगारी की आप बात करते हैं, रोजगार बहुत सारे हैं जो करने वाले हैं। आप देखिए, यहीं मैं बैठा हूँ दुकान पे, आप देख रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने दुकानें जितने लोगों ने खोली हैं, क्या ये मंगरू थोड़ी है, ये सब ठीक ठाक लोग हैं। इन्होंने अपना बिजनेस प्रारंभ किया, ये अपना पैसा कमा रहे हैं। और आज भी जो मेरिटोरियस बॉयज है उनकी, अब आप, मुझे कहना नहीं चाहिए, लोगों को बहुत बुरा लगेगा, गार्जियन जाता है नकल करवाने। अभी ग्रेजुएट लड़के को बुला दीजिए तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्पेलिंग नहीं बता पाता। आप पढ़ोगे भी नहीं, नकल करके पास हो जाओगे, मेरिट में आपको आना नहीं है। जितने भी मेरिटोरियस बॉयज हैं, चाहे वो गरीब घर के हों चाहे अमीर घर के हों, आपने किसी को बेरोजगार देखा? बेरोजगारी की आप बात करते हैं, जनसंख्या डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। तो जितने भी मेरिटोरियस हैं प्राइवेट, आजकल तो मैं आपको बताऊं, कई लोगों को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, वो बीटेक करें, रिप्यूटेड उससे कॉलेजेस से उन लोगों ने किए हुए हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना नहीं चाहते, तो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते। जैसे कि अभी अग्निवीर योजना चल रहा है, तो उसको लेकर कुछ बच्चे जो है कहते हैं कि 4 साल की नौकरी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिससे हमारे आप बेरोजगार हो, 4 साल की नौकरी में 15-20 लाख रुपए कैश मिलते हैं, उसके बाद उनको चांस भी मिलता है दूसरी नौकरियों में, और उसके लिए उनको उनके मार्क्स हैं कि इनका इतना कोटा भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप इजराइल देख रहे हो ना जी, आपके देश की जो हालत होने जा रही है, अग्निवीर, हम तो कहते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेनी चाहिए। छोटा सा देश इजराइल, क्या जनसंख्या है, 1 करोड़ भी नहीं है, लेकिन कितने बड़े बड़े से लोहा लेता है, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति है, आत्म स्वाभिमान है। और सारे लोग वहां कंपलसरी है कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक बच्चा वहां मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है उसके लिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे जो हो। तो ये तो अच्छी स्कीम है। और हाँ, इसमें एक कमी है जिसको हम मानने को तैयार हैं कि ये जो डायरेक्ट पोस्टिंग इन्होंने अगर बंद कर दिया तो गलत किया है। नौकरी होनी चाहिए, देश की रक्षा करेगा, 4 साल करेगा, फिर लौट आएगा। अगर ये उनको मुहैया करवाते हैं रोजगार, तब तो बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन अगर रोजगार वो नहीं पाता तो क्या करेगा, घर आ जाए। नहीं तो जैसे कुछ पैसे जो मिलते हैं तो आदमी बिजनेस भी कर सकता है उसके। नहीं, पैसे मिलते हैं, बिजनेस, ये तो एक बात हो गई जी, कि ऐसा है कि जब कुछ नहीं है तो अपने गांव में एक कहावत यह है ना कि थूक चटाए मुसरी, मुसरी माने चुहिया जी, नहीं जिंदा होगी। वो ठीक है, अगर वो इस लायक हैं, काम करना चाहते हैं, तो 15-20 लाख रुपए में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये भी सही कह रहे हैं आप, परंतु इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो और हमारे तरफ से जो है युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे आप, संदेश कुछ देना चाहेंगे? युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि मोबाइल में घुस के मरो मत जी। आजकल देख रहे हैं नशा, गुटखा तो जिंदाबाद है ही है, भांग जिंदाबाद है, शराब जिंदाबाद है, फैशन हो गया है। और जो चीज हमारे समाज में बिल्कुल नहीं थी, आज बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बहुत कम गार्जियन है जो अपने बच्चों को इस नशों से मुक्ति दिला पाए हो। मेरा अपना अंदाजा है, मेरा एक्सपीरियंस है, करीब 60-70% पेरेंट्स, अभिभावक अपने बच्चों को गुटखा उटखा और नशे से रोक नहीं पा रहे हैं। तो यही संदेशा है, सेहत खराब कर रहे हो, धन खराब कर रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, भविष्य खराब कर रहे हो, नशे से मुक्ति हो। और मोबाइल का जो काम है, हम लोग भी 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन मतलब की चीजें, तुम फिल्में देखते हो, क्लिप्स देखते हो, गंदी गंदी चीजें देखते हो, उससे करप्शन बढ़ रहा है, व्यभिचार भी बढ़ रहा है। आजकल जितने व्यभिचार बढ़ने के चांसेस, मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान। तो बच्चों को यही संदेश है कि अपनी जिंदगी सुधारो, इससे सब चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ जो जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव जी थे, और इन्होंने जो है जो जानवर खुले में टहल रहे हैं उनके लिए भी जो है संदेश दिया है, और माननीय जी के नेत्र शिविर सेवा चल रहे हैं और कन्या के विवाह हो रहे हैं, इसके लिए जो है सारी जानकारियां दी हैं। इसी के साथ जो है धन्यवाद। चलो हो गया।